हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवा। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हुंड्स रूल। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, हम इसे केमिकल बॉन्डिंग में भी डिस्कस करेंगे, बीपीटी की थ्योरी में पढ़ेंगे, एमओटी की थ्योरी में भी पढ़ेंगे, और भी बहुत जगह इस थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी काम की चीज़ है। आखिरकार हुंड्स रूल कहना क्या चाहता है, मैंने अभी ठीक इससे पहले एग्जैक्टली अभी आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ाया था। मैंने वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए बनाई थी, किस टाइप के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन डिज़ाइन हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। मैं आज आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिरकार हुंड्स हमसे कहना क्या चाहता है। आप सबको पता है फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं हमारे, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, शेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, शेल और सबशेल। सबशेल की बात कर रहा हूँ। सबशेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे कौन कौन से हुआ करते थे, एक तो एस हुआ करता था, एक पी हुआ करता था, एक डी हुआ करता था और एक एफ हुआ करता था। ये हमारे ऑर्बिटल हुआ करते थे, ठीक है। हालांकि मैं ऑर्बिटल का एक अलग से वीडियो शूट करूंगा आप लोगों के लिए जिसमें हम बहुत सारी डिस्कशन करेंगे। मैं पहले भी बोल चुका हूँ लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम और बात कर रहे हैं। एस का एक ऑर्बिटल होता है, फिलहाल कंसिडर कर लीजिएगा। पी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी के 5 होते हैं। हालांकि ये मैंने क्वांटम नंबर्स वाले में बताए थे, पी एक्स पी वाई वी जेड डी एक्स जी, ये सब बताया था। और एफ के 7 ऑर्बिटल होते हैं, है ना, ठीक है। एफ के 7 होते हैं, ठीक है। तो यही डिस्कशन हम लोगों को करना। हुंड्स साहब ने क्या किया कि सबशेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, इलेक्ट्रॉन को कैसे बांटना है, ये डिस्कशन करना था कि सबशेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बांटे जाएंगे, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ये डिस्कशन हुंड्स साहब ने किया था और उन्हीं के प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लोग आगे काम करेंगे, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम्स बनेंगी वो भी डिस्कशन किया जाएगा। चलिए मैं पहले आपको एक कहानी सुना देता हूँ। मान लीजिएगा आप मार्केट जाते हैं और आपके घर में कुछ बहुत छोटे छोटे भाई बहन हैं आपके, और आप मार्केट जाते हैं, मार्केट से स्वीट लेकर आते हैं बच्चों के लिए या फैमिली के लिए। जब आप स्वीट लेकर आते हैं तो आप हमेशा क्या करने का प्रयास करते हैं कि उस स्वीट को उस बच्चे को देना चाहते हैं या उस भाई बहन को देना चाहते हैं जो घर में सबसे छोटा है। सबसे छोटा है इसलिए उसे देना चाहते हैं क्योंकि अगर आपने छोटे को नहीं दिया तो बाद में उसे समझाना थोड़ा सा कठिन होगा। बड़ा तो समझ जाएगा लेकिन छोटा नहीं समझेगा। तो आपका भी यही काम होता है कि आप सबसे पहले छोटे को देते हैं, तो वही काम आपको यहीं करना है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हुंड्स साहब ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले वन बाई वन सबशेल के ऑर्बिटल में जाएगा, और जब तक जाएगा जब तक सारे सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए, जब तक सारे ऑर्बिटल में सिंगल ऑक्यूपाइड ना हो जाए, जब तक जाएगा। पेयरिंग जब तक पॉसिबल नहीं है, जब तक सारे ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई ना हो, है ना, जब तक पेयरिंग पॉसिबल नहीं। इस तरीके की बातें करते हैं हुंड्स साहब। चलिए चर्चा कर लेते हैं क्या बातें कहते हैं वो हमसे, ठीक है। थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। मान लीजिएगा आपके पास पी में एक इलेक्ट्रॉन है, पी, तो पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। मैं डेफिनेशन मेंटेन करके दूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है ना, डेफिनेशन में मेंटेन करके दूंगा, ओके। मान लो पी में 1 इलेक्ट्रॉन है, आपके 3 ऑर्बिटल है। तो हुंड्स साहब कहते हैं आप कभी ऐसा नहीं करेंगे कि आप पहला इलेक्ट्रॉन आप हमेशा फर्स्ट ऑर्बिटल को देंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिटल को देंगे। ये नहीं करेंगे आप कभी अपनी मर्जी से कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो आपने पहले वाले भाई को छोड़ दिया, दूसरे वाले को दे दिया, गलत, ये रॉन्ग प्रोसेस होगा। आप ऐसा भी नहीं करेंगे कि आपने फर्स्ट सेकंड को छोड़ दिया, थर्ड को दे दिया, ये भी रॉन्ग प्रोसेस होगा। हमेशा पहले 1 बाई 1 देंगे। चलिए मान लीजिएगा आपके पास 2 है, अगर 2 है तो आप कैसे देंगे, पहले 1, ओके, फिर 2, 1 2। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करेंगे आप जब भी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि आपने क्या किया, सारे इलेक्ट्रॉन आपने आज अपने पहली भाई को दे दिए, ऐसा नहीं करेंगे, ये भी रॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा भी नहीं होगा कि आपने पहले वाले को छोड़ दिया
दूसरे वाले को दे दिए, ये भी रॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा नहीं होगा कि आपने बीच वाले को दे दिए, ये भी रॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा भी नहीं होगा कि आपने सारे लास्ट वाले को दे दिए, ये भी रॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, इस तरीके से नहीं होगा। कैसे होगा? 1 बाई 1। कैसे होगा? 1 बाई 1। पॉज करके से नोट करिएगा। 1 बाई 1 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। नोट करिएगा फटाफट। तो देखिए फाइनली इलेक्ट्रॉन 1 बाई 1 डिस्ट्रीब्यूट होगा। फाइनली हुंड्स रूल कहता है कि जब तक पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है, जब तक पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी, जब तक आपका 1 बाई 1 इलेक्ट्रॉन्स सारे ऑर्बिटल में फिल नहीं हो जाएगा। सिंगली ऑक्यूपाइड तो होना चाहिए। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझते हैं चीज़ों को। मान लो मेरे पास P1 है, ठीक है, तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। यही राइटिंग तरीका होगा, यही तरीका होगा हमारा राइट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने का। पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में जाएगा। मान लो आपके पास P2 है, तो क्या होगा? 1 बाई 1 ये हो जाएगा। ठीक है, मान लो आपके पास P3 है, तो P3 है तो क्या होगा? 1 2 3। ओके, दिस इज द राइट। 1 1 1 करके जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट होगी पेयरिंग। ठीक है, फाइनली अब स्टार्ट होगी पेयरिंग 1 2 3 4। ओके, पेयरिंग जब स्टार्ट होगी, जब तक सारे ऑर्बिटल में सिंगल ना जाए। सिंगल गया सब में एक एक करके, तभी तो पेयरिंग स्टार्ट हुई। ठीक है, आइए मान लीजिएगा P5 है आपके पास, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5। ओके, मान लो P6 है आपके पास, 1 2 3 4 5 6। ओके, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ करता है। एक बात और मैं बता दूं कि जो आपका क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपको स्पिन दिखाई देता है, ये क्लॉकवाइज है, ये वैल्यू शो करता है +½ और जो एंटी क्लॉकवाइज है ये वैल्यू शो करता है -½ ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज 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 और ये आ गया एंटी क्लॉकवाइज। फाइनली P6 में 3 क्लॉकवाइज है और 3 कैसे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। आप देख सकते हैं 1 2 3 क्लॉकवाइज, 4 5 6 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए चर्चा कर लेते हैं D1 की। D के 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है, दिस इज 1। मान लो D2 है, तो क्या होगा? कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 1 2। मान लो D3 है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 1 2 3। मान लो D4 है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? सर 1 2 3 4 ऐसे होगा। मान लो D5 है, तो कैसे होगा? ये सब बहुत जरूरी है चीजें आना। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, डी ब्लॉक पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है सारी चीजें। 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5 समझ में आता है। इस तरीके से हम बांट सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। मान लो D6 है, तो D6 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? सर 1 2 3 4 5 6। आगे समझ में? 1 बाई 1 करके जाएंगे पहले सारे ऑर्बिटल में। जब सारे फिल हो जाएंगे तब स्टार्ट होगी पेयरिंग, तब स्टार्ट होगी पेयरिंग। 6 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट करता है। जब तक इस पेयरिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, जब तक सारे के सारे ऑर्बिटल फिल नहीं हो चुके थे इलेक्ट्रॉन्स, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को लेकर। ठीक है, और यही इस बात हुंड्स रूल कहता है कि जब तक सब शेल के ऑर्बिटल में पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी, जब तक उसके सारे ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन का सेट नहीं आ जाएगा। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आगे स्टार्ट करते हैं, चीजों को और थोड़ा समझते हैं। ये तो अभी केवल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना आप पे आ गया लगभग। इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? 1 बाई 1 जाएगा, आपकी मर्जी से नहीं जाएगा, इस चीज का आप विशेष ख्याल रखें थोड़ा सा। आइए क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिएगा आपके पास कोई कहता है भाई मेरे पास D7 है, मेरे पास क्या है? D7 का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ऑर्बिटल में, सब शेल के ऑर्बिटल में। चलिए, D के फाइनली कितने घर होते हैं? 5 घर होते हैं, सबको पता है, हमने पहले से बता रखा है। ठीक है, एक बच्चे ने तो ये किया 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, एक बच्चे ने कुछ इस तरीके से किया है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अच्छा, एक बच्चे ने इस तरीके से किया है 1 2 3 4 5 6 7 और एक बच्चे ने इस तरीके से किया है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। फाइनली आपको पता करना है कि कौन सा राइटिंग होगा, कौन सा राइट होगा। ये वाला सर राइट होगा और ये सारे के सारे रॉन्ग होंगे। क्यों रॉन्ग होंगे? क्योंकि सर कभी भी पेयरिंग सिंगल डायरेक्शन में नहीं होगी, सेम डायरेक्शन में नहीं होगी। एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा तब पेयरिंग होगी।
तो ये पेयरिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात, सारे ऑर्बिटल फिल नहीं हुए हैं, तो ये तो गलत हो गया। वही चीज़ यहाँ पे है, वही चीज़ यहाँ पे है कि सर पेयरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, कभी यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी पेयरिंग, क्योंकि पहले 1 by 1 जाएगा और फिर यहीं से पेयरिंग स्टार्ट होगी। 6 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ फिल होगा, ना कि इधर फिल होगा, ये भी गलत है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही सेम कंडीशन यहाँ पे आती है कि पेयरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी सर, बीच में नहीं होगी, ये भी गलत है। ये ठीक है सर। 1 2 3 4 5 पहले पांचों चले गए, फिर 6 पेयरिंग करेगा, 7 पेयरिंग करेगा। इस तरीके से चीज़ों को आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना फाइनली आ गया आपके पास। मेरे पास ओके, एक और देखते हैं। मेरे पास P में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक बच्चे ने तो कुछ ऐसे किया है, ठीक है, एक बच्चे ने कुछ इस तरीके से किया है, ठीक है, और एक बच्चे ने कुछ इस तरीके से किया है। आपको पता करना है कि बिल्कुल राइट डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा सर, ये वाला होगा। 1 by 1 जा रहा है, यही होगा। ये तो हो ही नहीं सकता, ये खाली कैसे छोड़ दिया। घर का सबसे छोटा भाई आपने बिना स्वीट के छोड़ दिया तो क्या होगा आपको पता है, तांडव कर देगा। और यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे क्या, एक भाई तो छोड़ ही दिया तुमने, तो ऐसा तो कर ही नहीं सकते भाई, पहले 1 by 1 देना है। तो 1 by 1 तो यही है, ये वाला ठीक होगा। तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा है और अभी हमने कुछ नहीं सीखा, अब हम सीखेंगे। अब प्रॉब्लम्स हम डिजाइन करेंगे, प्रॉब्लम्स आपके लिए तैयार करेंगे। फिलहाल पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा। आइए, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना तो आ गया, और मैं वापस बता देता हूं कि होर्न्स प्रिंसिपल क्या कहता है, होर्न्स रूल आपसे क्या कहता है कि किसी भी सबशेल के ऑर्बिटल में पेयरिंग जब तक पॉसिबल नहीं होगी, जब तक उसके ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं हो जाएगा। याद रखेंगे, जब तक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं एंटर कर जाएगा सारे ऑर्बिटल में, जब तक पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब कुछ चीज़ें नोट करते हैं, थोड़ी सी अच्छी चीज़ें हैं, कुछ मज़ेदार चीज़ें हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं। नोट करेंगे आप इन सब चीज़ों को, काम की चीज़ें हैं। डेफिनेशन मैं ऑलरेडी राइटिंग करके दूंगा, परेशान ना हो आप लोग, ठीक है। चलिए, एक मेरे पास P3 है, एक मेरे पास P6 है और एक मेरे पास P2 है। P के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मेरे पास ये आएगी कंडीशन। P6 में करूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसी पोजीशन आएगी, ठीक है, और P2 में करूंगा तो मेरे पास ये आएगी। भाई देखो, तीनों में फर्क है। ये हाफ फील्ड है, आप समझ सकते हैं, ये कैसा है, हाफ फील्ड। ये आपका कैसा है, फुली फील्ड, ठीक है, फुली फील्ड है ये आपका, ठीक है। और ये कैसा है आपका, इनकम्प्लीट। कैसा ऑर्बिटल है, इनकम्प्लीट, ओके। ये इनकम्प्लीट ऑर्बिटल है। केमिस्ट्री ने क्या किया कि भाई जो हाफ फील्ड होते हैं, हाफ फील्ड जो होते हैं आपके, ध्यान से देखिएगा, हाफ फील्ड और फुली फील्ड आपके स्टेबल ऑर्बिटल कंसीडर किए गए हैं। हालांकि ये सब चीज डिस्कस करेंगे आगे। ये सब स्टेबल ऑर्बिटल डिस्कस किए गए हैं, एनर्जी ज़्यादा होगी इनके अंदर, ठीक है। स्टेबल है तो एनर्जी थोड़ी कम होगी, और ये अनस्टेबल ऑर्बिटल है, ठीक है, ये अनस्टेबल है। स्टेबल ऑर्बिटल कौन से माने गए हैं, हाफ फील्ड और फुली फील्ड। उसमें भी ऑर्डर है, फुली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होगा हाफ फील्ड से, और हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होगा इनकम्प्लीट से। तो ये थोड़ा सा काम की चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मान लीजिएगा आपके पास एक D5 है, आपके पास एक D10 है और आपके पास एक D4 है, और आपसे कहता है कि अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो D10 के अंदर फुली फील्ड होगा, D5 के अंदर हाफ फील्ड होगा और D4 के अंदर इनकम्प्लीट होगा। ये ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी। आ रही मेरी बात समझ में? इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है कि फुली फील्ड, हाफ फील्ड, फुली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होगा हाफ फील्ड से, और हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होगा इनकम्प्लीट से। तो एक चीज़ तो हमने ये सीखी कि भाई स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं ऑर्बिटल्स की। डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए हाफ फील्ड, फुली फील्ड में आप ऑर्डर नोट करेंगे कि फुली फील्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, सिमेट्री अच्छी होगी यहाँ, इसलिए एनर्जी और फिर हाफ फील्ड और फिर आपका इनकम्प्लीट। तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा फटाफट। अब अगला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी की बात हो गई, हाफ फील्ड फुली फील्ड की, याद रखेंगे, काम की चीज़ें थोड़ा सा, ठीक है। अगला टॉपिक है सी में, होर्न्स रूल के अंदर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन किस सब शेल के ऑर्बिटल के लिए सबसे ज़्यादा होगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। एस का न्यूक्लियस के
पास सबसे मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा, क्लोज टू न्यूक्लियस होता है, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। ठीक है, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन है। एस का न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, समझ रहे हैं। आपका जो न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ये आपके शेल होते हैं, शेल में सब शेल होते हैं, तो एस का सबसे ज़्यादा होगा, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। अभी काम में इनकी एप्लीकेशंस बनाएंगे हम लोग। ठीक है, एप्लीकेशंस हम इनके बनाएंगे, अब हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब मेन चीज़ डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिएगा P के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, P के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, P के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और P के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। आपसे कोई कहता है आके कि भैया इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आपको सबको पता है P के 3 घर होते हैं, आपने तुरंत P के 3 घर बना लिए। आप सबको पता है P के 3 घर होते हैं, आपने बना लिए। ओके, अब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हॉर्न्स रूल को याद कर लीजिए सर, 1 by 1 जाएगा, 1 2 3 4 जाएगा, 1 2 3 4 5 जाएगा, 1 2 3 4 5 6 जाएगा। चलिए अब मैं डिस्कस करने वाला हूं अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करने जा रहा हूं। अनपेयर्ड पेयर्ड, दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। डी ब्लॉक में बहुत सारी प्रॉपर्टी आप केवल इस सिंगल टॉपिक से स्टडी करने वाले हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं। आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक का आंसर देने वाले हैं बेसिस ऑन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आना बहुत जरूरी है, समझते हैं। जिस ऑर्बिटल में केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होता है, आपको दिखाई देता है, वो आपके कहलाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो रहे हैं ऑर्बिटल्स में, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 ऑर्बिटल थे, एक में पेयरिंग हो रही है, 2 में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। यहाँ पे 2 पेयरिंग हो रही है, एक खाली है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपका 1 होगा, ये आपको दिखाई देता होगा, ये आपको दिखाई देते होंगे। ये यहाँ पे कोई अनपेयर्ड नहीं है, सारी पेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप पे निकालना आ रहा है, ये आना भी चाहिए, क्योंकि बिना इसके मैं आगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। बड़ा सिंपल तरीका है, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करिए, देखिए सिंगल कितने हैं और पेयरिंग कितने हैं। ये जो सिंगल होते हैं मैं इन्हें कहता हूँ अनमैरिड। केमिस्ट्री के अलावा भी मैं इनके कुछ नाम रखे हैं। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो आपकी तरह कैसे हैं? अनमैरिड। और जो पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है वो मेरी तरह मैरिड है। ठीक है, मैरिड और अनमैरिड में बहुत फर्क होता है, अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस इतना समझिएगा कि जो अनपेयर्ड है वो अनमैरिड है और जो पेयर्ड है वो मैरिड है। ठीक है, ओके, पॉज करके नोट कर लीजिएगा तुरंत में। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना मेरे लिए बड़ा आसान हो गया, बड़ा सिंपल तरीका है, इसलिए पहले मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाया था। ठीक है, वो जानना जरूरी था। अब आपके पास क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं वो जरा देख लीजिएगा। एक आपके पास D5 है, एक आपके पास D7 है, एक आपके पास D9 है और एक आपके पास D10 है और एक आपके पास D3 है। आपसे कहेगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे D5 के अंदर, D7 के अंदर, D9 के अंदर, D10 के अंदर और D3 के अंदर। कोई दिक्कत नहीं है। D के 5 घर होते हैं, सबको पता है। D के 5 घर होते हैं, सबको पता है। 5 ऑर्बिटल होते हैं, बना लीजिएगा पहले ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। सब बना लीजिएगा भाई। ठीक है, 5 सबशेल 5 ऑर्बिटल होते हैं D के। ठीक है, आइए बांटना शुरू करते हैं स्वीट को। 5 स्वीट है, 1 2 3 4 5। मैं तो होम्स को अप्लाई कर रहा हूँ। 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। जब 5 से लेंगे तो पेयरिंग हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ 3 है, 1 2 3। आइए देख लेते हैं अनपेयर्ड कितने हैं। अनपेयर्ड को हम एन से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पांचों के पांचों सिंगल हैं, तो सर यहाँ तो अनपेयर्ड होंगे आपके 5। ठीक है, यहाँ पे तो आपके अनपेयर्ड कितने होंगे? 5।
यहाँ पे आप देखें 2 पेयर है, 3 अनपेयर्ड है। यहाँ पे अनपेयर्ड कितने होंगे आपके 3। यहाँ पे तो पांचों के पांचों पेयर है, तो अनपेयर्ड कितने होंगे 0। यहाँ पे सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे एक अनपेयर्ड है, यहाँ पे पांचों पेयर है, तो यहाँ पे तो अनपेयर्ड होगा 0। यहाँ पे तीनों के तीनों अनपेयर्ड है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड होगा 3। तो फाइनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालना आ रहा है और आना चाहिए भी। डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तभी आपके पल्ले पड़ेगी जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का खेल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये तो सिंपल तरीका था इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने का और अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने का। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अभी बहुत सारी बातें की जाएंगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक कैरेक्टर्स डिस्कस किए जाएंगे, वो मैं अभी अगला वीडियो लूँगा। लेकिन मैंने आज आपको हुंड्स प्रिंसिपल, स्टेबिलिटी, सेल के रेस्पेक्ट में, न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में, सब शेल का और वाइटल का अट्रैक्शन डिस्कस किया, अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करी। पेयर्ड की ज़्यादा कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ती, अनपेयर्ड की बहुत पड़ती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल सकते हैं, अभी मैं 1-2 क्वेश्चंस और करा रहा हूँ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें अभी हम और अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फटाफट पॉज करके नोट कर लें तुरंत। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप पे निकालना आ गया है और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा और कैसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अभी हम और प्रॉब्लम्स बनाएंगे, केवल आज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अनपेयर्ड कौन है मैंने आपके लिए बताया, अनपेयर्ड कौन है, अनमैरिड, और पेयर्ड कौन है, मैरिड। ठीक है, चलिए, मेरे पास है एक नाइट्रोजन 7, एक है क्लोरीन 17, ठीक है, एक है मेरे पास Mn25, ठीक है, एक है मेरे पास Mn25 और एक है मेरे पास कॉपर 29। ठीक है, आपसे कहेगा राइट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इनके पास। मैं पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं कि अगर S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 आते हैं, D में 10 आते हैं और F में 14 आते हैं, तो भाई वहां तो देखना ही मत, वहां तो सारे के सारे पेयर होंगे, सारे के सारे मैरिड होंगे। S में 2 आते हैं, P में 6 आते हैं, D में 10 आते हैं, F में 14 आते हैं, तो सारे के सारे पेयर्ड होंगे। सुन लीजिएगा, सारे के सारे पेयर्ड होंगे, वहां तो अनपेयर्ड का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, अब आपको पता करना कि भाई यहाँ पे अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। हाँ, नाइट्रोजन का 7 होता है, 1s2, 2s2, 2p3। मैंने क्या कहा था, अगर S में 2 दिखाई देते हैं वहां पेयर होंगे, P में 6 दिखाई देते हैं पेयर होंगे, D में 10 दिखाई देते हैं पेयर होंगे, F में 14 दिखाई देते हैं तो पेयर होंगे। लेकिन जहां उससे कम संख्या मिल जाए, जहां उससे कम नंबर मिल जाए, वही अनपेयर्ड होगा। यहां नहीं होगा, इधर नहीं होगा, लेकिन यहां होगा। आ जाइए साइड में। सर P3, P के 3 घर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। 1 2 3, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 3 होंगे। नाइट्रोजन के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड 3 होंगे, आप देख सकते हैं। क्लोरीन देखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। यहाँ पे पेयर, यहाँ भी पेयर 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 पेयर, लेकिन यहाँ अनपेयर्ड जरूर होगा क्योंकि P6 से कम वैल्यू है P5। P के 3 घर होते हैं। वापस आ जाइए काम पर, बांटिए 1 2, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, P के तो 3 ही होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 1 होगा। फाइनली क्लोरीन 17 के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। मैग्नीज में देख लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5, 25 का हो गया। पेयर 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 पेयर, क्योंकि सब में s2 और p6 आ रहा है। D में 10 आता तो पेयर होते, लेकिन D5 आ रहा तो 100% अनपेयर होंगे। D5, D के 5 घर होते हैं, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड होंगे सर Mn25 के अंदर। ठीक है, 5 अनपेयर्ड होंगे। ऐसी क्वेश्चन एनसीईआरटी में डिजाइन है, आप लोग देख सकते हैं। कॉपर 29, तो देखो ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आप पहले तो लिखोगे 4s2 3d4, सॉरी 4s2 3d9 लिखोगे, राइट। अब आप क्या करोगे कि सर आप ये कहोगे कि सर ये तो अनस्टेबल है। मैंने बताया था अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले टॉपिक में, स्टेबल बनाने के लिए आप एक ट्रांसफर करोगे तो आएगा 4s1 3d10। ये तो भर रहा है, लेकिन यहाँ तो एक अनपेयर्ड है। D तो भर रहा है, लेकिन S में तो एक अनपेयर्ड है, कॉपर के अंदर एक अनपेयर्ड है। ठीक है, पॉज करके फटाफट नोट कर लें। आइए, एक नया क्वेश्चन हमारे पास आया है कि अब हमें मेटल आयंस के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं।
कि किसके अंदर अनपेयर्ड प्रेजेंट है या किसके अंदर नहीं है। तरीका मैं बता चुका हूँ। अगर एस में 2 दिखाई देते हैं तो पेयर होंगे, पी में 6 होते हैं तो पेयर होंगे, डी में 10 होते हैं तो पेयर होंगे, और एफ में 14 दिखाई देते हैं तो पेयर होंगे सर। अगर इससे नंबर कम मिलता है कहीं पे तो 100% अनपेयर होगा सर वहाँ पे, ठीक है। और अगर कुछ भी कोई एरर आएगा तो वो बाद में देख लेंगे, लेकिन सब में अनपेयर्ड होगा। तरीका सर ने सिंपल है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। मैं देखो बार बार ये नहीं लिखूंगा, आपकी सुविधा के लिए कर दे रहा हूँ। एक बार लिख दिया, लेकिन अब मैं बार बार सबका नहीं लिखूंगा। एक तरीका मैं आपको बहुत अच्छा बताने वाला हूँ जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी। पहले तो एक चीज़ नोट कर लें, बहुत अच्छे से नोट कर लें कि अगर आपको किसी मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन निकालने, क्योंकि प्लस चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो निकालने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अगर किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और आउटर मोस्ट शेल में एस और डी प्रेजेंट है तो पहले इलेक्ट्रॉन एस में से लॉस होगा और फिर डी में से जाएगा। क्यों जाएगा सर? ये भी डिस्कशन करूंगा जब मैं n+l रूल पढ़ा दूंगा आपको कि 4s में से इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा, डी में से क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि एग्जैक्टली 4s तो बाहर होगा, 3d अंदर होगा। अब 3d बाहर है, 4s अंदर है, ये एक एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट है, वो अभी डिस्कस करने का विषय है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर मेटल में से इलेक्ट्रॉन लॉस करना है और आप बाहर एस और डी मौजूद हैं तो पहले एस से जाएगा फिर डी में से जाएगा। एक चीज और आसान क्या बनाना चाहता था कि आज से कसम खा लीजिएगा सब लोग कि भाई 4s2 जो होता है वो 20 होता है, 4s2 जो होता है वो कितना होता है, 20 होता है। 4s2 20 कर लीजिएगा, उसके बाद 3d1 21, 3d2 22 ऐसे कर लीजिएगा। तो शुरू करें, पेयर 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 पेयर, नहीं 2 निकालने हैं तो यहां से निकलेंगे, चले गए, क्या बचेंगे, केवल 3d5। डी में 5 घर होते हैं, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 5 होंगे Mn+2 के अंदर। Ni+2 का करना है तो शॉर्ट कर लेते हैं, मैंने कहा ना 4s2 20 होता है, शॉर्ट कर रहे हैं आपके अनपेयर्ड निकालने के लिए। और 3d8 करना है, 28 करना है तो 3d8, 2 जाने हैं तो S से जाएंगे, क्या बचा 3d8। डी के 5 होते हैं घर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 पेयर 2 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड प्रेजेंट होंगे। Fe+2 की बात कर लेते हैं, फिर शॉर्ट कर लीजिए, 4s2 3d6 होगा, 2 जाएंगे तो यहां से जाएंगे, 3d6 बचा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 पेयर 4 अनपेयर्ड। Fe+3 की बात करें, Fe+3 की बात करें, 4s2 20, 3d6 26, 3 जाएंगे, 2 यहां से जाएंगे, अब 1 इधर से जाएगा तो d5 बचा, 1 2 3 4 5, n की वैल्यू 5 होगी, आप देख सकते हैं। Zn+2 4s2 20, 3d10 30, 2 जाएंगे s से, d में 10 बचे, बांटिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n की वैल्यू 0, और यहाँ पे भी निकाल लीजिए, n की वैल्यू 0 ही आएगी। फाइनली इस तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल सकते हैं किसी भी एटम के, मेटल आयंस के, मैंने निकालना सिखाया, और मेटल्स के, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को बताएगा, और हम अगला वीडियो लेकर आएंगे मैग्नेटिक मोमेंटम का, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का, मेटल्स का, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। फिलहाल ये पसंद आया तो और भी स्टूडेंट्स को जानकारी दीजिए।